बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश हैं, एक्टिव हैं और ईमानदारी से एफर्ट कर रहे हैं। और बेटे मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा सब बच्चों के साथ है बेटा। वो बच्चे जो बहुत ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर होगी। तो बेटे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने बेटे सेकंड एफएलपी जो है इसको डिस्कस करना है, एफएलपी नंबर 2। बेटे फर्स्ट एमसीक्यू जो है, फर्स्ट एमसीक्यू का राइट आंसर आपके पास डेल्टा ऑप्शन होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है बेटे वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसीलिए लिखा हुआ ना वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर 0। बेटे किसी भी चीज़ की पावर जितनी भी हो, आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास डेल्टा ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू देखें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। बेटे इन्वर्स रिलेशन होता है सेकेंड का डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेसिप्रोकल होती है। जो है ये बेटे 1/t के इक्वल होता है। थर्ड एमसीक्यू देखें, फॉर अ गिवन मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। बेटे एक ही मीडियम में जो थर्ड एमसीक्यू है इसका डेल्टा ऑप्शन इस वजह से है क्योंकि जब आप सेम मीडियम की बात करते हैं, एक ही मीडियम में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। एक सिंगल मीडियम में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है, देखो ये फार्मूला है v = f लैम्डा। अगर स्पीड कांस्टेंट है बेटे, f और लैम्डा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्योंकि जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन मेटल। चूँकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है बेटे वो मेटल में, यानी कि जो सॉलिड्स हैं उनमें मैक्सिमम होती है। तो जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड हमेशा सॉलिड में मैक्सिमम होती है, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो मेटल चूँकि सॉलिड है, बाकी सब जो है बेटे वो गैस या लिक्विड स्टेट हैं, तो उसमें मैक्सिमम नहीं होगी। एमसीक्यू नंबर 5, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और मैंने आप बच्चों को क्लास में भी करवाया हुआ है। इसका राइट आंसर अल्फा ऑप्शन है। बेटा वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा आपको पता है जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है ये 16 टाइम होती है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 गुना ज़्यादा है, 16 टाइम ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम ज़्यादा है तो बेटे स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। तो अगर 16 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 टाइम्स। तो कॉमन सेंस यूज़ करें कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उसकी स्पीड ऑफ साउंड उतनी कम है, और अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 गुना ज़्यादा है तो स्पीड उसकी 4 गुना कम होगी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, तो इसका आंसर आएगा 4:1, चूँकि वो कह रहा है कि रेशो वेलोसिटीज हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की स्पीड 4 टाइम ज़्यादा होगी। देखो ये VH2/VO2 कह रहा है, तो हाइड्रोजन की स्पीड 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन से, तो 4:1 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बेटे एमसीक्यू नंबर 6 का राइट आंसर है बेटे बीटा ऑप्शन। 6 में वो कह रहा है ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल थ्रू अ कॉपर वायर बट नॉट थ्रू एयर एंड वाटर। बेटे ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो चूँकि भारी मीडियम से पास, यानी कि मेटल से इजीली पास होती हैं, तो जाहिर है एयर और वाटर से तो पास होना उनका बहुत मुश्किल होता है। उन पास होती है लेकिन उनकी रेंज वाटर में बहुत कम होती है। जैसे आप एक पानी में पत्थर फेंकते हैं तो फॉर द टाइम बिंग परपेंडिकुलर वेव जनरेट होंगी, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग होगी, वो शॉर्ट रेंज होती है, थोड़ा सा आगे जाएंगे वो लॉन्गिट्यूडनल बन जाएंगी। तो इसका बेस्ट आंसर बनता है कॉपर वायर, क्योंकि कॉपर वायर में इजीली जनरेट हो जाती है। 7 देखिएगा एमसीक्यू नंबर 7 का बेटे राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन। चूँकि स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं बेटे वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, एनर्जी की ट्रांसमिशन ही होती है स्टेशनरी वेव्स। तो जितनी भी तरह की स्टेशनरी वेव्स हैं बेटे वो एनर्जी को ट्रांसमिशन नहीं कर रही होती, क्योंकि अपनी जगह पे स्टैंड होती हैं। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 8 एमसीक्यू का बेटे राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप की आपने फाइंड आउट करनी है। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है V/2L। ये फार्मूला V की वैल्यू बेटे आपके पास 350 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू L की वैल्यू आपके पास 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.5 बनती है, 0.5। तो सॉल्व कर लो, ऊपर 350 आ गया, नीचे बेटे 2.5 को आप 1/2 लिख लो। बेटे 2 से 4 हो जाएगा, आंसर इसका 350 हर्ट्स आ जाएगा। ये आंसर होगा इसका 350 हर्ट्स। नेक्स्ट देखिएगा, वी कैन एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म ऑफ चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 जो है बेटे इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। चूँकि वर्क डन का ये फार्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू P ΔV।
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट भी होता है वर्क डन, पी डेल्टा भी होता है, फोर्स एक्सटेंशन भी होता है। एमसीक्यू नंबर 10 देखें, 10 एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, 10 का बेटे राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन। वो कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो फिक्स है दोनों तरफ से और फोर्थ हार्मोनिक है, वो बता रहा है फोर्थ हार्मोनिक है, वेवलेंथ भी दी हुई है। आपने बेटे लेंथ निकालनी, तो बेटे वेवलेंथ का फार्मूला होता है 2L/n, जनरल फार्मूला ये है। अब देखो वेवलेंथ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 15 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू आपने निकालनी है, नंबर ऑफ लूप है 4, चूँकि वो कह रहा है फोर्थ हार्मोनिक, उसने वर्ड यूज़ किया फोर्थ हार्मोनिक, तो एन की वैल्यू आप बेटे 4 यूज़ करेंगे। जब आप यहाँ पे 4 यूज़ करते हैं तो ये बेटे आपके पास आ गया 60 इज इक्वल टू 2L, एल की वैल्यू निकाल लो तो ये बेटे आपके पास 30 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर वैल्यू होगी एल की। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है अ ब्लोइंग whistle emitting a knot of frequency 100 Hz is move horizontally along the circumference of a circle। बेटे सर्कल की बात कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा है if a man is standing at the center, बेटे आप एक सर्कुलर पाथ में अगर सोर्स मूव कर रहा है और मैं दरमियान में खड़ा हूँ तो मुझे हमेशा आवाज़ एक जैसी सुनाई देगी, क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं सेंटर में खड़ा हूँ तो कोई ट्रेन या कोई बस ऐसे मूव करती जा रही है तो मैं ईजिली, मुझे तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नज़र नहीं आएगा। तो बेटे 11 एमसीक्यू जो है, 11 का राइट आंसर होगा जी आपके पास चार्ली ऑप्शन। 12 देखें, द मेन फैक्टर विच इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, बेटे 12 का राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड का जो मेन रोल है वो मीडियम से है, चूँकि फार्मूला तो ये है ना E/ρ। अब यहाँ पे ये इलास्टिसिटी मीडियम की है, ये डेंसिटी मीडियम की है, तो इसका मेन जो रोल होता है स्पीड ऑफ साउंड में वो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम का होता है। उसके बाद देखें बेटे आपको एरोप्लेन का डिस्टेंस, अगला जो 13 एमसीक्यू है इसका बीटा ऑप्शन। इट्स वेरी सिंपल बेटे, ये थोड़ा सा आपने यूज़ करना है, थोड़ा सा सोचना है। देखो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन इस पर फिट बैठती है, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती, प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए कुछ चीज़ें सोचा करें, खुद भी सोचा करें। हमारी हमेशा कोशिश होती है बहुत से मैं एमसीक्यू ऐसे लेके आऊँ जो आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, और आप देखें कि सारे FLPs में ही एमसीक्यू तकरीबन नहीं होते। तो इसका बीटा ऑप्शन आएगा 1 किलोमीटर। 14 देखिएगा, 14 में वो कह रहा है बेटा 14 एमसीक्यू का राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन। बेटे उसने आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक इज। बेटा सेकंड हार्मोनिक का मतलब F2, और F2 जो है बेटे ये 2F1 के इक्वल होता है। सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, तो 2 इंटू 100 बेटे ये आपके पास 200 वैल्यू आ जाएगी, 200 हर्ट्स। इसका आंसर होगा आपके पास 200 हर्ट्स। तो 14 का राइट आंसर 200 हर्ट्स है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या कॉन्सेप्ट है और वो क्या पूछ रहा है। एमसीक्यू नंबर 15 देखिएगा। 15 एमसीक्यू का बेटे राइट आंसर है जी बीटा ऑप्शन, चूँकि वो कह रहा है पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे एक बॉडी सीधी जा रही है, इसका मतलब है कि इसमें चेंज ही नहीं आ रहा। सपोज कर लो बॉडी इस तरफ जा रही है, इसमें चेंज ही नहीं आ रहा। अगर एक बॉडी में चेंज ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि उसका जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं है, उसमें चेंज नहीं है। 16 देखें, 16 एमसीक्यू में क्या कह रहा है बेटे, 16 का राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। अगर दो प्रोटॉन को आप एक दूसरे के पास लेके आएंगे, कोई से अगर दो प्रोटॉन है, आप दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, पोजीशन ज़्यादा चेंज हो जाएगी, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि अगर दो सिमिलर चार्जेस को आप बेशक इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ले आएँ, दो सिमिलर पार्टिकल्स को जब पास लाते हैं वो रिपेल करते हैं और उनकी पोजीशन में चेंज आता है, एनर्जी में चेंज आता है, एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए बेटे एमसीक्यू नंबर 17 एमसीक्यू का बेटे राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन। उसकी वजह यह है कि आपने पावर निकालनी है। पावर का फार्मूला होता है W/T, ये पावर का जनरल फार्मूला है। W को आप mg भी लिख सकते हो और h आ जाता है mgh डिवाइडेड बाई t। mg का मतलब है वेट, देखो ना W mgh के इक्वल होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। mg का मतलब है वेट। वेट की वैल्यू उसने बेटे आपको 80 दी हुई है, और बेटे हाइट की वैल्यू आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू 30। सॉल्व कर लो तो ये आपके पास 16/3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आता है 5 पॉइंट समथिंग वाट में, 5.1 कह लो अगर वाट में है, तो जाहिर है ये ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास, इस वजह से नन ऑफ दीज होगा। तो 17 एमसीक्यू बहुत आसान है। P = W/T।
तो W का मतलब है वॉक डन mgh के इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो mg का मतलब है बेटे वेट उसने आपको दिया हुआ है, हाइट भी गिवन है और t से जस्ट आप डिवाइड करते हैं, ये आंसर आ। नेक्स्ट देखें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मैस। बेटे मैस पे भी डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैस होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। इट्स एक्सेलरेशन होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट सब पे डिपेंड करेगी। तो 18 MCQ का आंसर है बेटे ऑल ऑफ दिस, डेल्टा ऑप्शन। चूँकि सारे के सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही है तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बेटे 19 MCQ का डेल्टा ऑप्शन, अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि बेटे वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटे वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी डबल होगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, 20 MCQ का राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। वो कह रहे हैं किस एंगल पे वर्क डन अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। सो इट्स 60 डिग्री। चूँकि बेटे वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा। तो जब आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यूज़ करते हैं, ये आपके पास आ जाता है W इज इक्वल टू FD इंटू 1/2। तो FD का मतलब है मैक्सिमम वर्क डिवाइडेड बाई 2। तो वर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो गया कितने एंगल के ऊपर, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखें 21 MCQ में आपने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है। वो कह रहा है लीनियर वेलोसिटी निकालें। बेटे V इज इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला लगाएं। तो V इज इक्वल टू आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 100। ओमेगा की वैल्यू है बेटे आपके पास 10 जो आपको गिवन है। सॉल्व कर लो, ये 0 इससे 4 हो जाएगा, 1 0 इससे 4 हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखो 22, अ बॉडी इज रिवॉल्विंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। बेटे अगर स्पीड ही यूनिफॉर्म है तो ज़ाहिर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर स्पीड ही यूनिफॉर्म है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, फिर इसका मतलब है कांस्टेंट हुई। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, चूँकि डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी का मतलब है 0। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कांस्टेंट फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहते हैं कौन सी वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट रहती हैं, रहेंगी। द एंगुलर वेलोसिटी, बेटे एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होगी। द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, हाँ अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो फिर ये सही ऑप्शन होगा। जो MCQ नंबर 23 है इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। उसकी वजह ये कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला। बेटे अगर ओमेगा को आप कांस्टेंट रखोगे ना तो जाहिर है V भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसी वजह से उसने वर्ड यूज़ किया लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी कि अगर एक कांस्टेंट है तो जाहिर है बेटे दूसरी भी जो है वो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि फार्मूला V इज इक्वल टू आर ओमेगा ही होता है। तो अगर एक कांस्टेंट है तो दूसरी भी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 में वो क्या कह रहा है। 24 का राइट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। बेटे 1 वाट इज इक्वल टू, जाहिर है पावर का फार्मूला होता है W/T। तो पावर का यूनिट वाट है, वाट किसके इक्वल आएगा, इट्स जॉल पर सेकेंड, ये इसका रिजल्ट होगा। वाट जो है बेटा ये जॉल पर सेकेंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखें 25 का बेटे राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन। वो कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस वो होती है जो सोर्स ऑफर करता है। दुनिया के जितने भी सोर्सेज हैं, आप सेल को ले लें, आप बैटरी को ले लें, आप कोई भी सोर्स अगर यूज़ करते हैं तो उसकी जो खुद की रेजिस्टेंस होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो 25 का राइट आंसर आपके पास अल्फा ऑप्शन कि जितनी भी तरह के सेल हैं इनकी जो खुद की रेजिस्टेंस होती है उसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एन एटम। बेटे 26 का राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। चूँकि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रिक करंट के नेगेटिव से पॉजिटिव, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि वो पार्टिकल्स जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये इसका आंसर होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद 27 देखिएगा। 27 में वो क्या कह रहा है, आफ्टर फायरिंग अ कैनन बॉल द कैनन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटे 27 का राइट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। दैट इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट। होते इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। 28 देखें।
28 का बेटे राइट आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। वो कहता है जो कर्व होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ओहम्स लॉ की कर्व बेटे स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट कर्व, जिसको आप ओहमिक कहते हैं। तो ओहम्स लॉ की कर्व जो है ये लीनियर है, स्ट्रेट कह लो, लीनियर कह लो, ओहमिक कह लो, एक ही बात है। इन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट निकल क्रिस्टल एक्ट एज 3 डिमेंशनल ग्रेटिंग। बेटा ये पीएमसी के सैम्पल पेपर से लिया गया क्वेश्चन, पीएमसी के सैम्पल पेपर में भी है, वो 3 डिमेंशनल ग्रेटिंग है, वो 3D क्रिस्टल यूज़ किया गया उसमें। तो 29 का राइट ऑप्शन है बेटे डेल्टा ऑप्शन, 3 डिमेंशनल ग्रेटिंग। अ सेमीकंडक्टर कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर बिकॉज, बेटे 30 MCQ का राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। इसको आप इस वजह से ऐसे यूज़ करते हैं क्योंकि आप बच्चों को पता है फॉरवर्ड बाइस, जिसको मैं भी लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइस में हमेशा लो रेजिस्टेंस होती है बेटा, और करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, आपको पता है मिली एम्पेयर में होता है फॉरवर्ड बाइस का करंट। और जब ये रिवर्स बाइस के तौर पर यूज़ होता है, रिवर्स बाइस में बेटे हमेशा हाई रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, और करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है जो बाद में अप्रोक्सीमेटली 0 बन जाता है, 0 एम्पेयर, जिसको आप बोलते हैं कि वो स्टॉपिंग, मतलब जो उसकी सैचुरेशन वैल्यू हो जाती है जब सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MCQ नंबर 31 जो है उसने आपको पार्टिकल्स दिए हैं, वो कहता है बताएं इसमें से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है 31 का। तो बेटे 31 का राइट आंसर होगा आपके पास अल्फा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है सबकी स्पीड एक जैसी है। बेटे फार्मूला ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू H/m, ये स्पीड का फार्मूला है। समझने वाली बात ये बेटा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो आप ये कह सकते हो कि लैम्डा और m एक दूसरे के क्या है बेटे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जिसका मैस जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, जिसका मैस जितना ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी जितने सब पार्टिकल्स हैं, वो अल्फा पार्टिकल भी हो, इन सब में बेटे सबसे कम जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन का है। अगर इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है तो इसका मतलब है वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी। सो अल्फा ऑप्शन 31 का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। 32 देखिएगा, 32 में बेटे 32 का राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। देखो आप बच्चों को पता है कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। अगर 45 एंगल गिवन ही नहीं है तो हमने उसके क्लोजेस्ट देखना है, जो उसके सबसे करीब है, जो उसके सबसे पास एंगल है। हमें पता है 45 पे मैक्सिमम है, लेकिन अगर 45 गिवन ही नहीं है तो उसके क्लोजेस्ट देखना चाहिए। उसके क्लोजेस्ट बन रहा है 40, तो 45 के क्लोजेस्ट एंगल देखना हमने। अगर 50 ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, लेकिन देखो 50 का ऑप्शन नहीं है, 40 के बाद वो ऑप्शन दे रहा है 55, तो 45 और 55 में गैप ज़्यादा है, 45 और 40 में गैप कम है, इसलिए 40 डिग्री पे रेंज जो है बेटे वो मैक्सिमम होगी। अगला देखें, द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज 33 का बेटे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। चूंकि जो डिके कांस्टेंट होता है, देखो ये फार्मूला है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 0.693। लैम्डा बेटे डिके कांस्टेंट है, अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। तो बेटे 0.693 डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट है सेकंड, तो डिके कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकंड, ये इसका यूनिट है पर सेकंड। यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज पर सेकंड इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, 34 क्वेश्चन, 34 का बेटे राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन। इसमें समझने वाली बात यह है कि वो आपको कह रहे हैं इम्पल्स निकालें। इम्पल्स का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ये इम्पल्स का फार्मूला। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट वाली बात है कि फोर्स आपको डाइन में गिवन है, आपने इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। देखो अगर मैं सिंपली सॉल्व करता हूँ, फोर्स की वैल्यू 50 डाइन है, अभी मैं इसको डाइन में रख रहा हूँ, और टाइम की वैल्यू 3 है, ये आ गया 150, इसको मैं लिखूंगा 1.5 इंटू 10⁻²। ये भी फोर्स डाइन में मैंने रखी है। अब देखो हमने फोर्स को कन्वर्ट करना है, जारी सी बात है, हमने उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब अगर मैं इसको 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, -5 से, चूँकि ज़ाहिर है डाइन को अगर मैंने इसमें कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ तो ये इसमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट वाली बात है। एक ही बात इसमें समझने वाली है कि हमने फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट सेकेंड 35 MCQ, 35 का बेटे राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। वो कह रहा है वर्क डन विल बी 0 इफ एंगल बिटवीन F एंड D। बेटे cos 270 पे भी 0 ही होता है,
जैसे cos 90 डिग्री पे 0 होता है ना, ऐसे बेटे 270 डिग्री पे भी cos 0 होता है। तो ये 35 का राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन है, क्योंकि जब आप थीटा 270 डिग्री यूज़ करोगे तो वर्क डन जो है cos 270 पे बेटे 0 होगा, इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन यूनिट्स, 36 का राइट आंसर है बेटे डेल्टा ऑप्शन। वो कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखो स्लोप कैसे निकालते हो, स्लोप का फार्मूला होता है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। स्लोप का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। यही है ना, फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। सॉल्व कर लो, मीटर मीटर से 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी स्लोप आएगी। नेक्स्ट देखें, अ व्हील ऑफ 1 मीटर डायमीटर मेक 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, द लीनियर स्पीड इज। बेटे 37 का अल्फा ऑप्शन। 37 में आपने क्या करना है, देखें आपको पता है ये फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर डायमीटर 1 है तो बेटे रेडियस जो है वो 1/2 होगा, चूँकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। एंगुलर वेलोसिटी है 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 60 इंटू 2 पाई ओवर 60। अब ये रेडियन पर सेकेंड में आ गई, चूँकि हम कभी भी रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं रखते, हमने हमेशा रेडियन पर सेकेंड में रखना होता है। तो बेटे सॉल्व कर लो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास सिंपली पाई आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। द थर्ड हार्मोनिक इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज नॉन एज। बेटे थर्ड हार्मोनिक का मतलब होता है सेकेंड ओवर ट्यून। तो 38 का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन, चूँकि बेटे आपको पता है ये सीरीज है F1, F2, F3, F4 अप टू सो ऑन। बेटे इसको आप बोलते हैं जीरो ओवर टोन, ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक, लेकिन वैसे इसको ओवर ट्यून में जीरो कहा जाता है, जीरो ओवर ट्यून। ये बेटे सेकंड हार्मोनिक हो गया, इसको आप फर्स्ट ओवर ट्यून बोलेंगे। ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, इसको आप सेकंड ओवर ट्यून बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 39 का बेटे राइट आंसर आपके पास अल्फा ऑप्शन। कहता है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, टेंशन को आपने डबल कर दिया, एरिया को ऑफ कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। तो बेटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को इजीली नज़र आ जाए। यहाँ से देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यही है, F इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट T ओवर M। ये बेटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। वो कह रहे हैं टेंशन को डबल कर दो, इसका मतलब है मैं T की वैल्यू को डबल कर दूंगा बेटा, और M की वैल्यू को मैं M/2 कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। तो बेटे आप सॉल्व करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, ये F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2L स्क्वायर रूट T ओवर M। और बेटे आप 4 को लहदा लिख लो स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट 4 लहदा लिख लो आप। आपको पता है बेटे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इस केस में जो फंडामेंटल जो न्यू फ्रीक्वेंसी है ये ट्वाइस हो गई। देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 1/2L स्क्वायर रूट T ओवर M का मतलब है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है बेटे वो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी बेटे ये बुक का टेबल है, उसमें से MCQ आया हुआ है। इट्स 1.0006, 40 का अल्फा ऑप्शन, 1.0006 इसकी वैल्यू होती है एयर की रिलेटिव परमिटिविटी की। नेक्स्ट देखें, इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज। बेटे जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल भी जीरो ही होगा ना। 41 का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन, क्योंकि अगर हम कहते हैं देखो ना फार्मूला ये है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज जीरो है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी जीरो होगा। अगर चार्ज ही नहीं है कैपेसिटर, उसमें चार्ज ही नहीं है, तो अगर चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। नेक्स्ट देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन डिक्रीजेज विद। बेटे 42 का राइट आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। चूँकि सिलिकॉन जो है बेटे वो सेमीकंडक्टर है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना उतनी ही रेजिस्टेंस इसकी बेटा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, कम से कम होती जाएगी। तो ये सेमीकंडक्टर डायोड है या सेमीकंडक्टर है, उसमें बेटे ये फार्मूला होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली। जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाती है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 43 में इफ़ द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज हाफ देन। अब देखिए 43 का बेटे
राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। देखो हमें पता है पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट को ऑफ करते हो तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी ऑफ हो जाएगा। वेरी सिंपल ना, कि दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अगर आप उसको जाहिर सी बात है हाफ कर रहे हो तो उस सेकंड वन की भी वैल्यू जो है बेटे वो भी हाफ हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज 44 का बेटे राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको पता है बेटा हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। ये साउथ पोल है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है बेटा ये नॉर्थ से स्टार्ट होके एंड होती हैं साउथ पे। स्टार्ट नॉर्थ से होती हैं, एंड जो है बेटे ये साउथ पे होती है। नेक्स्ट देखें, अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड 45 का डेल्टा ऑप्शन। बेटा जो मूविंग चार्जेस हैं सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। जितने भी मूविंग चार्जेस हैं सिर्फ उनका स्टेशनरी, उनका सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकियों का नहीं होगा, सिर्फ मूविंग चार्जेस का होता है। तो बेटा ये मैं डिस्कस कर रहा था कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उनकी वजह से नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड। तो 45 का डेल्टा ऑप्शन। 46 देखें, 46 का राइट ऑप्शन है बेटे अल्फा ऑप्शन। वो कह रहा है इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल बाय रोटेटिंग द कॉइल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये है ना फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। जो ईएमएफ है ये फ्लक्स के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्लक्स का रेट ज़्यादा है तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगी, अगर फ्लक्स का रेट कम है तो बेटे ईएमएफ भी कम होगा। तो दैट इज़ एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि जितना फ्लक्स का रेट ज़्यादा है ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए बेटे 47 क्वेश्चन। 47 का राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। वो कह रहा है कि प्रोटॉन एक्सेलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस हैज अ सर्टेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन ऑर्डर टू सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की वो पूछना चाह रहा है। बेटे अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h ओवर स्क्वायर रूट 2 MVE। जो जनरल पहले फार्मूला मैं वो लिख रहा हूँ। अब समझने वाली बात ये है कि देखो ये आपके पास आएगी h ओवर स्क्वायर रूट 2। अल्फा पार्टिकल का मैस 4 टाइम्स ज़्यादा, ये 4m आएगा। पोटेंशियल एज इट इज़। E की वैल्यू बेटे 4 ट्वाइस होता है अल्फा पार्टिकल का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्फा पार्टिकल का मैस 4 टाइम्स ज़्यादा 4 ट्वाइस है। तो देखो ये आंसर आपके पास आएगा h ओवर स्क्वायर रूट 2 MVE मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8। ये वैल्यू आ रही है। अब वो कह रहा है कि आप जो प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है आप इसकी भी वही चाहते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसकी भी वो तब आएगी। देखो प्रोटॉन की ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये प्रोटॉन की है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट 2 MVE। ये प्रोटॉन की है। और अल्फा पार्टिकल की ये h ओवर स्क्वायर रूट 2 MVE मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ये 8। ये अल्फा पार्टिकल की। अगर आप गौर करो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में इसमें स्क्वायर रूट 8 आ रहा है, इसमें स्क्वायर रूट 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू v/8 रखता हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू अगर v/8 होगी देन ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बेटे यही वेवलेंथ बन जाएगी। गौर करो ज़रा दोनों फार्मूलाज कि अगर आप यहाँ पे v की वैल्यू v/8 रखते हो तो 8 से कैंसिल आउट होगा, तो ये दोनों फार्मूलाज, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर v/8 इसी वजह से है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो तो बेटे उसका पोटेंशियल v/8 कर दो। नेक्स्ट देखें 48 क्वेश्चन। 48 में वो क्या कह रहा है, 48 क्वेश्चन का बेटे राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कहते हैं मैसेज भी दिए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम रेशो निकाल दीजिए। तो बेटे 2mk E इज इक्वल टू पी स्क्वायर, बेटे ये फार्मूला है। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सेम है, 2 भी कांस्टेंट है, तो बेटा मैस जो है ये मोमेंटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बेटे आपको अगर आप रेशो बनाते हो तो ये रेशो आएगी m1 ओवर m2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर ओवर p2 स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी। m1 की वैल्यू 25 है और बेटे m2 की वैल्यू 81 ग्राम है। ये आपके पास आ जाएगी p1 स्क्वायर ओवर p2 स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो, ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट, 5 5 25। ठीक है, आप इसको अगर 25 और 81 को अगर आप कैंसिल आउट कर लो तो ये आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली ये 5 और बेटे ये 5 1 5, जस्ट 1 सेकेंड। तो 81 पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो
तो ये आपके पास तकरीबन 13 आ जाएगा, चूँकि 5 1 ज़र 5 होगा, 3 आगे कैरी हो जाएगा, तो 5 6 ज़र 30, ये 16 आंसर आ रहा है आपके पास। लेकिन चूँकि हमारे पास और इसका कोई क्लोजेस्ट ऑप्शन नहीं बन रहा, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन इसका 5/6, आंसर तो 5/16 आ रहा है। आप ज़रा लॉजिकली देखें, एक सेकेंड ठहरिएगा, मैं इसकी ये दोबारा कैलकुलेशन देख लूँ कि आप बच्चों ने इसमें करना ये था, एक मैथ्स आपको गिवन है बेटा 25, एक आपको गिवन है बेटे 81 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर। बेटे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा P1 ओवर P2 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ये आंसर होगा 5/9। तो मैंने सिंपली इस पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो बेटे 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर ये स्क्वायर ना होता फिर कैंसलेशन करके हमने क्लोजेस्ट आंसर देखना था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बेटे MCQ नंबर 49। 49 का बेटा राइट ऑप्शन आपके पास डेल्टा ऑप्शन। बेटे आपको 5 वाट पावर दी गई है, 80% वो कहता है इसका लें, वेवलेंथ भी गिवन है, आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने। बेटा आपको पता है ये फार्मूला है E = NHF या E = NPC, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। E का मतलब है एनर्जी, ये मोमेंटम है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये फार्मूला यूज़ कर लो। जस्ट आपने वैल्यू लगानी है बेटे, इसका डेल्टा ऑप्शन आएगा आपके पास। एग्जैक्ट इसका आंसर जो है वो डेल्टा आएगा। देखो ये N यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, वो आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला यूज़ करते हो, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। यहाँ पे भी N जो है बेटे ये नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 50 MCQ देखें, 50 का राइट आंसर है बेटे चार्ली ऑप्शन। ये ना बुक की लाइन है कि हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24 इज़ 15 आवर्स। ये बुक की लाइन है कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो 50 का राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। ये समझ लेकर रट्टे वाला ही MCQ है, क्योंकि बुक की लाइन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रट ही सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट देखें 51 का बेटे राइट आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। 51 में वो क्या कह रहा है, वो कहता है 400 ग्राम क्वांटिटी है, 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी रह जाएगी। बेटे फर्स्ट हाफ लाइफ कर लो तो ये 200 रह जाएगी ना, 400 की फर्स्ट हाफ लाइफ 200। सेकेंड हाफ लाइफ कर लो तो बेटे ये 100 ग्राम रह जाएगी। थर्ड हाफ लाइफ कर लो, अगर आप इसकी थर्ड हाफ लाइफ करते हो तो ये 50 ग्राम रह जाएगी। तो 3 हाफ लाइफ के बाद इसकी वैल्यू 50 ग्राम रह जाएगी। 52 देखिए बेटा, 52 का क्या कॉन्सेप्ट है, 52 में वो क्या कह रहा है। 52 का बेटे राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन। वो कह रहे हैं कि आपको पता है गैमा पार्टिकल्स जो हैं बेटे उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एक्सरे से। गैमा की वेवलेंथ एक्सरे से कम, गैमा की एनर्जी एक्सरे से ज़्यादा। तो अगर आप गैमा और एक्सरे को कंपेयर करते हो तो वेवलेंथ के हवाले से गैमा की वेवलेंथ कम है, एक्सरे की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो आप बच्चों को पता है कि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है ना उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो गैमा की वेवलेंथ कम है, गैमा की एनर्जी उतनी ज़्यादा है। तो एक्सरे और गैमा रेज में गैमा रेज की वेवलेंथ कम है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, एक्सरे की वेवलेंथ ज़्यादा, उसकी एनर्जी कम है। नेक्स्ट देखें 53 MCQ। 53 का बेटे राइट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। वो कहता है कि फोटोन इन लाइट बीम A हैज़ ट्वाइस एनर्जी फोटोन B। A की एनर्जी B से ट्वाइस है। बेटे ये फार्मूला होता है E = P × C। तो एनर्जी ऑफ A ओवर एनर्जी ऑफ B इज इक्वल टू मोमेंटा ऑफ A ओवर मोमेंटा ऑफ B। ये फार्मूला होगा ना, क्योंकि ये C तो कांस्टेंट है। तो A की एनर्जी अगर B से ट्वाइस है तो ऊपर आ जाएगा 2EB और नीचे आ जाएगा EB इज इक्वल टू PA ओवर PB। चूँकि बेटे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एनर्जी जो है ये इक्वल होती है मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट के प्रोडक्ट के। इसका मतलब है कि जब आपको वो बता रहा है कि A की एनर्जी B से ट्वाइस है, अगर A की एनर्जी B से ट्वाइस है, इसको मैंने 2EB लिख दिया और नीचे EB आ गया। सॉल्व कर लो, EB से कैंसिल आउट हो जाएगा। मोमेंटा ऑफ A ओवर मोमेंटा ऑफ B, बेटे ये रेशो आपके पास आ जाएगी, इट्स 2:1। ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट MCQ में मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी, 54 का बीटा ऑप्शन। 54 में बेटे आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये देखो C = ΔQ ओवर M ΔT। ये फार्मूला सिर्फ आपने इसमें वैल्यूज़ लगानी है, नथिंग एल्स। आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ आपने इसमें वैल्यूज़ लगानी है। ΔT का मतलब टेम्परेचर का चेंज लेना है। और आप बच्चों को पता है कि टेम्परेचर को हम हमेशा केल्विन में पहले कन्वर्ट करते हैं। इट्स द मेन की। टेम्परेचर को हम कभी भी सेल्सियस में नहीं लेते, हम हमेशा पहले केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट देखो 55।
55 में क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? 55 का राइट ऑप्शन होगा बेटे बीटा ऑप्शन रजिस्टर। चूंकि हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, आउटपुट वोल्टेज हमेशा आप रेजिस्टेंस के क्रॉस लेते हो। इस रेजिस्टेंस के खास नाम होता है जिसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ लोड रेजिस्टेंस। के लोड रेजिस्टेंस है जो सारे के सारे वोल्टेज को, एनर्जी को यूटिलाइज करती है, कंज्यूम करती है एनर्जी को। तो जब भी आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन लो या फुल वेव रेक्टिफिकेशन लो, आउटपुट हमेशा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी, रजिस्टर जिसको आप कहते हैं। लास्ट देखें बेटा 56 MCQ। 56 में वो कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। 56 का बेटे चार्ली ऑप्शन। आपको पता है कि कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको बेटे आप बोलते हैं वर्क फंक्शन। आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी है, जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम एनर्जी की, उसको बेटे आप वर्क फंक्शन कहेंगे। लेकिन एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो। इसी तरह जो आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया कि क्वांटाइज एनर्जीज में भी, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया, फोटोन को जो एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन तब तक इमिट नहीं होता जब तक उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा ना हो। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। तो ये बेटे इसका राइट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन है। तो ये बेटे हमारी आज की डिस्कशन थी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। और मेरी कोशिश होती है कि एक MCQ सॉल्व करूं। अगर एक या दो MCQ मैं समटाइम आपको भी दे देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो उसको मोटिवेट रहा करें, उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया करें, चैलेंज समझा करें। देखो हम तो सब MCQ करवा देते हैं, अगर मैंने 55 आपको करवाए हैं तो मैं एक MCQ भी वो करवा सकता हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपकी भी कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंगली खुद की लर्निंग भी होनी चाहिए, खुद की क्रिएटिविटी, खुद का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो बेटे दुआ में याद रखिएगा। और मेरी मदर भी आजकल थोड़ी सी बीमार है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ईमान मजबूत रखे, आप सब बच्चों को कामयाब करे। तो बेटा मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस और हर पल हर लम्हा मेरी दुआएं आप बच्चों के साथ हैं। आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।